नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालें इस वक्त की सुर्खियों पर। राज्यसभा में वायनाड में प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुई स्थिति पर होगी चर्चा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत दोपहर 1 बजे से होगी चर्चा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही पर राज्य में 2 दिन का शोक। 150 से अधिक लोगों की मौत। सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई राज्यों ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। कोचिंग हादसे के बाद जागी दिल्ली सरकार। कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाने का किया फैसला। हाईकोर्ट में हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। आबकारी नीति से जुड़े ईडी केस में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ाई गई। इजराइल ने 24 घंटे के भीतर निपटाए अपने 2 दुश्मन। बेरूत हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर फौद शोकोर, तो वहीं तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया का भी खात्मा। और पेरिस ओलंपिक में आज निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। टेबल टेनिस में मनिका बत्रा की कोशिश क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने की, तो वहीं बैडमिंटन में सिंधु और लक्ष्य सेन पर होंगी नजरें। तो चलिए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि केरल के वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत दोपहर 1 बजे चर्चा कराई जाएगी। आपको बता दें कि बीते कल भी भूस्खलन से आई तबाही का ये मामला दोनों सदनों में उठाया गया था। और केरल इस समय शोक मना रहा है। वायनाड में भूस्खलन के कारण चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही नजर आ रही है। देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस इलाके को दोबारा से बसाने में काफी वक्त लग जाएगा। मरने वालों का आंकड़ा भी हर पल बदल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। सेना और एनडीआरएफ की मदद से बचाव कर्मी लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। देश के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक इस इलाके में कल भारी वर्षा के कारण पहाड़ियां ढह गईं, जिसके बाद कीचड़, पानी और बोल्डर की बाढ़ आ गई। इसे राज्य में सबसे भीषण आपदा में से एक माना जा रहा है। इस आपदा के कारण कई घर नष्ट हो गए, पेड़ उखड़ गए। सेना के जवान प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि मीपाडी चूरल माला रोड पर एक पुल का निर्माण शुरू होगा, जिसके बाद बचाव अभियान में और तेजी आएगी। कई संस्थाएं और राज्य की सरकारों ने वायनाड की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। केरल बैंक ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का वादा किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए हर समय मौजूद है। तो केरल शोक मना रहा है। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। तो वायनाड में भूस्खलन का ये मामला, तबाही का ये मंजर। वायनाड में भूस्खलन के कारण चारों ओर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से इसे दोबारा बसाया जाएगा और दोबारा बसने में कितना वक्त लग जाएगा। मरने वालों का आंकड़ा भी हर पल बदलता जा रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वायनाड का दौरा कर रही केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की गाड़ी मलप्पुरम जिले में मामूली दुर्घटना का शिकार हो गई। वो वायनाड भूस्खलन में मृतकों के परिवारों और घायलों से मिलने जा रही थीं। स्वास्थ्य मंत्री का इलाज मंजेरी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कोई बड़ी चोट लगने की सूचना नहीं है।
और अब बात कर लेते हैं दिल्ली कोचिंग हादसे की। तो इस हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इसमें हादसे की जांच के लिए पैनल गठित करने के साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। वहीं हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों से हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा ने बात की है और साथ ही साथ घटनास्थल का भी जायजा लिया है। तो दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। वहां पर रात दिन प्रदर्शन कर रहे हैं यूपीएससी के छात्र और कोचिंग हादसे के बाद जागी दिल्ली सरकार ने कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली सरकार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट्स की मौत के इस मामले में छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस धरने से छात्रों को हटाते हुए बस में लेकर जा रही है। छात्रों को हटाते पुलिसकर्मी और ये दृश्य आपको दिखाए हमने। आगे बढ़ेंगे खबरों में। राहुल गांधी के बजट बनाने वाले अधिकारियों में ओबीसी अधिकारियों की भागीदारी को लेकर लगाए गए आरोप पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने दिया। अगर मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को लागू किया होता तो आज ओबीसी बड़े पदों पर अधिकारी होते। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन रचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया। इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है। तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो काका कालेलकर कमेटी को इन्होंने स्वीकारते हैं तो आज की स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। और छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाई। रमेन डेका प्रदेश के 10वें राज्यपाल हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा, सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। प्रीति सूदन की नियुक्ति 1 अगस्त से लागू होगी। ये पद मनोज सोनी के इस्तीफा देने के बाद से खाली है। प्रीति पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रही हैं। वो 2022 से यूपीएससी की सदस्य हैं। प्रीति आंध्र प्रदेश कैडर की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो खाद्य प्रसंस्करण और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विभाग की सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग और रक्षा मंत्रालय में भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में जारी मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार आज विधानसभा में एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने संबंधी बिल पेश करेगी। योगी सरकार ने लखनऊ के बगल के उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्सों को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया है।
SCR बनने से यहाँ के लोगों को NCR की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। योगी सरकार की इस योजना के तहत 27,860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाना है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन से इन सभी जिलों का नियोजित शहरीकरण और विकास होगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के चेयरमैन होंगे। मुख्य सचिव, विभागीय, अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव और कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव इसके सदस्य होंगे। सभी 6 जिलों के DM और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे। भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी भी प्राधिकरण के सदस्य होंगे। SCR प्राधिकरण के सचिव का पद डिविजनल कमिश्नर लखनऊ के पास होगा। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सलाहकारों की भी नियुक्ति की जाएगी। SCR बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाएगा और आने वाले दिनों में एम्स नई दिल्ली में ऐसा लाउंज तैयार किया जाएगा जैसा कि आप एयरपोर्ट पर देखते हैं। इस लाउंज में एक साथ एक समय में 500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इससे एक दिन में 5000 से अधिक लोग सभी सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। साथ ही साथ एम्स में वेंडिंग मशीन और AC बसों की सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। एम्स ने ये कदम उन रोगियों के लिए उठाए हैं जो दूर से आते हैं। रोगियों की सुविधा के लिए अब प्रतीक्षा कक्ष, लाउंज और MRI रेडियोलॉजी सेवाएं पूरे वर्ष 24 घंटे जारी रहेंगी। इसके अलावा नमूना संग्रह समय में भी वृद्धि की गई है। बात मौसम की करें तो देश के कई एक हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात बने हुए हैं। गुजरात में पिछले 10 दिनों से जारी बारिश से फिलहाल राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य में आज भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र के बाद अब मध्य गुजरात के वडोदरा और अहमदाबाद जिलों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बारिश से गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड में आज से अगले 2 दिन के लिए सभी जिलों में हल्की से भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपील की गई है कि लोग इस दौरान सावधानी बरतें और सतर्क रहें। वहीं देहरादून आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में स्कूल बंद रखे गए हैं। एक तरफ जहां गुजरात और उत्तराखंड भारी बारिश की मार झेल रहे हैं, तो वहीं ठंडी वादियों के लिए जाना जाने वाला लद्दाख इन दिनों गर्मी की चपेट में है। यहां तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। IMD के निदेशक सोनम लोटस ने तापमान में भारी वृद्धि को लद्दाख के लिए चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि तापमान में बढ़ोतरी होती है तो भीषण गर्मी के कारण बर्फ के पिंडों को तेजी से पिघला देगी। उन्होंने लोगों को अगले 1 सप्ताह में होने वाली बारिश से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अभी मॉनसून थोड़ा एक्टिव हो रहा है तो कल से थोड़ा बादल चढ़ने लगा है। चंद जगहों पे मतलब क्लाउडी रहा है, बल्कि आज भी दिन पूरा क्लाउडी रहा है। तो ये जो अभी 1 हफ्ता आने वाला है इसमें रुक रुक के बारिश भी होने वाला है। चंद 1-2 स्पेल्स, कभी कभी चंद जगहों पे तेज स्पेल भी हो सकता है जो कि फ्लैश फ्लड की सूरत ले सकता है। तो लोगों को ये 1 हफ्ता सावधान रहना बहुत जरूरी। बात डरने की नहीं है, लेकिन सावधान में ही सुरक्षा है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। फिलिस्तीनी समूह ने एक बयान में कहा है कि हमास चीफ इस्माइल हानिया और उनके एक बॉडीगार्ड की आज सुबह उनके आवास पर हत्या कर दी गई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बयान के अनुसार हमला तेहरान में इस्माइल हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। बताया जा रहा है कि हमास प्रमुख ने एक दिन पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से तेहरान में मुलाकात की थी। दरअसल इजराइल ने पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस्माइल हानिया को मारने और हमास समूह को खत्म करने की शपथ ली थी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर अचानक किए गए हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे। हमास ने लगभग 250 लोगों को बंधक भी बना लिया था। बताया जाता है कि हमास के पास अभी भी 150 लोग बंधक हैं।
वहीं हमास का दावा है कि इजरायली हमलों में अब तक 39,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने कहा है कि उसकी सेना ने इस ऑपरेशन में हमास और उसके सहयोगियों के 14,000 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर किया है। इजरायल ने बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फुआद शुक्र को भी मारने का दावा किया है। इस हमले में 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। हिजबुल्लाह की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायली सेना का निशाना गोलान हाइट्स में हमला कर 12 बच्चों को मारने वाला हिजबुल्लाह का कमांडर फुआद शुक्र उर्फ सैयद मोहसन था। इजरायल ने 12 मासूमों का बदला लेने के लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने गोलान हमले में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि समूह ने गोलान हाइट्स में एक सैन्य लक्ष्य पर रॉकेट दागे हैं। और अब खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। तो पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, मुक्केबाजी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेंगे। निशानेबाजी में महिलाओं की ट्रैप क्वालिफिकेशन में भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी फाइनल में स्थान बनाने के प्रयास करेंगी। अगर वो फाइनल में पहुंचने में सफल रहती हैं तो उन्हें आज ही पदक के लिए खेलना होगा। निशानेबाजी में ही 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और स्वप्निल कुसाले क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। और बैडमिंटन में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु का सामना एस्टोनिया की कर्स्टिन कुबा से दोपहर 12:50 पर होगा। बैडमिंटन में ही भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेंगे। लक्ष्य का सामना दोपहर 1:40 पर इंडोनेशिया के लियोनार्ड्स जोनाथन क्रिस्टी से होगा। देर रात पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने उतरेंगे। प्रणॉय का सामना वियतनाम के शटलर से होगा। महिला मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीन बोर्गोहेन अंतिम 16 के मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगी। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना का सामना नॉर्वे की सोनेवा हाउस्टेड से होगा। घुड़सवारी में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय घुड़सवार अनूप अग्रवाल आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 वर्षीय अनुष व्यक्तिगत ड्रेसेस स्पर्धा के ग्रुप दौर में हिस्सा लेंगे। और पेरिस ओलंपिक पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेरिस में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, अगर बात आज के मुकाबले की करें तो क्या खास होगा आज पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए? कैसे देखते हैं, कहां-कहां मेडल की उम्मीदें हैं और कौन-कौन से खिलाड़ी आज अपना दमखम दिखाएंगे? जी बिल्कुल, आज की अगर मुकाबलों की बात करें तो वुमेन्स ट्रैप में जो श्रेयसी सिंह हैं वो अपनी जोड़ीदार के साथ क्वालिफिकेशन में उतरेंगी और अगर वो क्वालिफाई कर जाती हैं तो उनका शाम को मेडल मुकाबला होगा। यानी शूटिंग में अगर वो क्वालिफाई करती हैं तो श्रेयसी सिंह से उम्मीदें हैं कि वो अपनी जोड़ीदार के साथ मुकाबले में उतर करके क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे दिन भर के मुकाबलों में अकुला जो है वो टेबल टेनिस में उतरेंगी, एचएस प्रणॉय मुकाबले में होंगे और उसके अलावा निशान जो है मुक्केबाजी में उतरेंगे। एक बड़ा नाम वुमेन कैटेगरी से निकल के आएगा मुक्केबाजी में, जो पिछली बार की ओलंपिक में विजेता रही थी लवलीना बोर्गोहेन। उनके पंच की धमक जो है वो देखने को मिलेगी अगर वो शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहती हैं, यानी अपनी शुरुआत जगह जीत के साथ करती हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अमित पंघाल के अर्ली एग्जिट से जो बॉक्सिंग कैंपेन है उसको कहीं झटका लगा है, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट मुक्केबाज थे जिन पर काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करके जिस तरह से गोल्ड मेडल जीता था और बहुत अच्छे तरीके से वो पूरे गियर अप थे, लेकिन अर्ली एग्जिट हुआ, ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। साथ ही साथ जैस्मीन जो है वो बाहर हो गई हैं, तो अब इन मुक्केबाजों पर ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं और भारत के लिए आगे आगे अपने कैंपेन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से टीम के बाकी खिलाड़ी प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल, आज के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश
हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। और भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर को विश्वास था कि पेरिस ओलंपिक में उनकी बेटी पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक बेहतरीन तैयारी की नींव ने पदक की तस्वीर को सच किया है। मनु भाकर के पिता से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मनु भाकर के माता पिता मौजूद हैं और सीधे आइए बात करते हैं पिता रामकिशन भाकर से। आप बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? सबके चेहरे पे खुशी है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। आप पे, पड़ोसियों पे, हमारे जानने वाले चाहने वालों से सबके चेहरे पे खुशी है, तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई हो ही नहीं सकती। आज़ाद भारत की मनु जो है वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते। कैसे देखते हैं इस पूरे इतिहास को? मुझे लग रहा है मनु टोक्यो की कमी पूरी कर रही है और मोदी जी का इनकरेजमेंट उसको वो कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनु ने जो मेहनत की है और साथ साथ में मनु को जो सपोर्ट मिला है NRE से, OGQ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे जो मदद मिली है वो बहुत उत्साह वाली है। अच्छा, क्या आपकी कोई बात हुई थी मनु से? क्योंकि इंडिविजुअल में उनका ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसके बाद जाहिर तौर पे कोई ना कोई बात हुई होगी, तो इस मैच को लेकर के कोई बात की थी आपने? हाँ, मैच के लिए तो जनरली हम बात नहीं करते, बट हमने ये बात की थी कि बेटा खाना वाना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जो आप खा के गए थे वो ऐसे डिप्लीट हो जाएगा क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। अच्छा, अब उनका 25 मीटर का भी एक इवेंट है, वो भी बाकी है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम सब उस दिन फिर मिलेंगे। और जाहिर तौर पर एक मिश्रित टीम इवेंट में ये मेडल आया है, तो जिस तरह से मनु की ये जोड़ी रही है सरबजोत के साथ, कैसे देखते हैं आप इस पूरी एक जोड़ी को? देखिए, सरबजोत का पहला ओलंपिक है और उसने बहुत अच्छा किया है और मैं इसके लिए सरबजोत और उसके परिवार को बहुत बधाई देता हूं और बहुत वो कहता हूं कि मुश्किल टाइम में, क्योंकि ओलंपिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और उस चक्कर में जो है ओलंपिक के प्रेशर में भी वो नहीं हुआ और उसने बहुत अच्छा किया, उसके लिए बहुत आपको कुछ मनु से जब बात हुई थी तो किसी तरह का कोई दबाव महसूस कर रही थी मनु? नहीं, मनु दबाव महसूस नहीं करती कभी भी। मनु ने वो जब सारे ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो खेल रहे हैं वहाँ पे मनु ने सबको हराया हुआ है, तो मनु एक बार जिसको हरा देती है उससे दबाव महसूस नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोरियाई जोड़ी से सामना था जिनका इंडिविजुअल में गोल्ड आया हुआ था, तो क्या इसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि नहीं, जिस तरह का प्रदर्शन है वो हाई रहेगा? मनु कर लेगी। उस दिन भी थोड़ा बैड लक रहा, नहीं तो मनु कोरिया की लड़कियों को अक्सर हराती है, कोई ऐसी बात नहीं। कोरिया चाइना की लड़कियों को अक्सर हराती है मनु, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो मनु भाकर के परिवार में भी खुशी का माहौल है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। आप देखते रहिए DD न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस जाति के नाम पर देश को कमज़ोर कर अराजकता और हिंसा फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हर समय जाति जाति करती रहती है, लेकिन इनके नेता जाति नहीं पूछ सकते हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने जाति के नाम पर देश और सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे
और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किरेन रिजिजू ने जाति के मुद्दे पर कांग्रेस को सीधे सीधे आड़े हाथों लिया है। देखिए, हमने देखा कि लोकसभा में काफी हंगामा हुआ और कांग्रेस पार्टी के तमाम सदस्य हंगामा कर रहे थे जब प्रश्नकाल हो रहा था, और थोड़ी देर के लिए प्रश्नकाल को स्थगित भी करना पड़ा। अंदर भी संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा था कि जाति जाति की बात हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है, और अब मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता देश भर में घूमकर जाति जाति की बात करते हैं, और उनकी जाति जब पूछी गई तो उस पर इस तरह से आपत्ति जता रहे हैं। तो ये इनका दोहरा रवैया है, और कांग्रेस पार्टी ही ओबीसी आरक्षण की विरोधी रही है। कांग्रेस पार्टी के कई प्रधानमंत्री उन्होंने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी है, और ओबीसी के हितों के लिए केंद्र सरकार ने तमाम पहल की है। तो हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर एक टकराव देखने को मिल रहा है सत्ता और विपक्ष के बीच, और अब सत्ता पक्ष आक्रामक है कि राहुल गांधी को जाति बताने में समस्या क्या है, जब देश भर में वो जाति जाति की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जहां भी जाती है एक तरह से विभाजनकारी राजनीति करती है, देश को बांटने का काम जाति के नाम पर किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है। बहुत गंभीर आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से लगाया गया है, और उनकी कोई जाति नहीं पूछ सकता, उनके नेता की कोई जाति नहीं पूछ सकता। ये आखिर कैसा रवैया है? तो अब हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष भी आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहा है। और हमने देखा कि आज लोकसभा में जब ये मुद्दा उठाया, लगातार लोकसभा अध्यक्ष ने शांति की अपील की, सदन को चलाए जाने में सहयोग की अपील की, लेकिन सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी हंगामे के चलते। हालांकि अब हमने देखा है कि 12 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। बिल्कुल, और कांग्रेस की क्या कुछ नीति रही है जाति को लेकर, और अब जो कांग्रेस जिस तरह से कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसका वो दर्शाती हुई नजर आ रही है। और इसी पर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।